हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, ये हमारा फोर्थ लेक्चर करेंसी एंड बैंकिंग का, और इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक्स को, जिसके अंदर हम लोग कमर्शियल बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एग्रीकल्चरल बैंक्स हैं, साथ ही साथ हम अपने सेंट्रल बैंक, भारत के सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा करेंगे, और उससे रिलेटेड और भी कुछ कंसेप्ट हैं लाइक यूनिट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग। वैसे इस टॉपिक को हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर अप करेंगे, यूनिट बैंकिंग एंड मर्चेंट बैंकिंग। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स पे शिफ्ट करेंगे। सो अगर अभी तक तुमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स नहीं कवर अप किए तो जाके सबसे पहले उसे कवर अप करो, फिर इस फोर्थ लेक्चर में आना। ऑन एन एवरेज मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो तीनों यूनिट्स है तुम्हारे, करेंसी एंड बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, लॉ एंड प्रैक्टिस बैंकिंग, तीनों में 5-5 लेक्चर्स ही तुम्हें मिलेंगे। मतलब कह सकते हो 15 लेक्चर में तुम्हारा पूरा मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट तो एक ही है, इस सब्जेक्ट को बस तुम्हें दिखाया गया है 3। यूजी में, अंडर ग्रेजुएशन में, तुम जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते होगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से तुम बिलोंग करते होगे, वहां पे तुमने देखा होगा एक सब्जेक्ट चलता है मनी एंड बैंकिंग। अगर वो मनी एंड बैंकिंग तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो मेजर चीज, सारी चीजें इसमें वही है, कुछ अलग नहीं है। बस तीनों को अलग अलग बाइफरकेट कर दिया गया, अलग अलग नाम से तुम्हें दिखाया जा रहा है, सो दैट तुम्हें ये फील हो कि ये सब्जेक्ट्स जो है, हमारा जो सिलेबस है वो काफी लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 5-5 लेक्चर तीनों सब्जेक्ट्स में तुम्हें मिलेंगे, और तुम्हारा मनी एंड बैंकिंग, करेंसी एंड बैंकिंग, लॉ एंड प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर प्रिपेयर कर रहे हो तुम सीयूईटी पीजी एमकॉम के लिए 2025 में, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम टाइम के फाउंडेशन बैच को, जिसके अंदर तुम्हें कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे तुम्हें, पीडीएफ नोट्स यूनिट के, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं टोटल 5 साल के, इसमें टेस्ट सीरीज है, डाउट सॉल्विंग है, और व्हाट्सएप ग्रुप तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एमसीक्यू सीरीज अभी स्टार्ट नहीं किया गया, जल्दी स्टार्ट करवा दिया जाएगा, वो एमसीक्यू सीरीज लाइव होगी। इसमें ऑफर प्राइस पे ये कोर्सेज तुम्हारे लिए भी अवेलेबल है, जाके फटाफट से ज्वाइन करो। ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ एग्जाम टाइम ऐप पे तुम डीपीपीज भी एक्सेस कर सकते हो, और लिंक में मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप एमकॉम एंट्रेंस के लिए, सारी चीजों का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, जाओ फटाफट से ज्वाइन करो। अब देखो, सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हमने ये कवर अप कर लिया है, इसको फिलहाल कुछ दिन के लिए हम लोग होल्ड पे डाल रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 पे। ठीक है, यूनिट नंबर 3 को हम लोग कवर अप करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड ब्रांच बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, इस कंसेप्ट को कवर अप करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स को हम लोग कवर अप करते हुए चल रहे होंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज तो मेरे लिए बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले इस हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग को कवर अप कर लेना। तुम्हारे सिलेबस में कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुट अप किए जाए। काफी दिन पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे, और काफी अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में मैंने तुम्हें भारत की जो बैंकिंग सेक्टर है उसके पूरे इतिहास के बारे में मैंने बताया था कि कैसे बैंकिंग सेक्टर इवॉल्व हुआ, कैसे उसमें नेशनलाइजेशन देखने को मिला, कैसे कैसे बैंक्स को मर्ज किया गया, ये सारी चीजों पे हमने डिस्कशन करा था। तो जाओ इस वीडियो को देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है एग्जाम टाइम चैनल पे। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन जो है, सबसे पहले इसमें टॉपिक बात करेंगे बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग को अपने तुम डेली बेसिस पे, डेली यूज में इस्तेमाल करते होगे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हो, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म में हो चाहे वो ऑफलाइन फॉर्म में हो। बैंक भारत का एक क्रिटिकल इंडस्ट्री है, जो कि जितने भी कैश हो, क्रेडिट हो, और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको क्या करता है, मैनेज करता है। कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है, क्योंकि विदाउट बैंकिंग हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ठप पड़ जाएगी। अगर बैंकिंग रहेगी नहीं तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा, और तुम खुद सोच कर देखो कि डेली बेसिस पे कितने ट्रांजेक्शन होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन को कह लो, इंडिविजुअल को कह लो, या फिर सरकार को कह लो। तो बैंकिंग के डेफिनेशंस को तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। ये क्रिटिकल इंडस्ट्री है जो कि मैनेज करती है कैश को, क्रेडिट को, और अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, जो कि एक पाइवटल रोल प्ले करते हैं कंट्री के इकोनॉमी में। बैंक्स जो होते हैं ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू बिजनेसेस, जो कि सेफ होते हैं, सिक्योर प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और फाइनेंशियल ऑपरेटिव होते हैं। हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तुम 2 ओरिजिन समझ सकते हो, एक इटालियन ओरिजिन में तुम्हें अगर समझाऊं, और एक ग्रीक इन्फ्लुएंस को भी अगर समझते हुए चले, तो इटालियन क्या कहता है कि जो वर्ड बैंक है ना, ये ओरिजिनेट हुआ है इटालियन वर्ड बैंची से या फिर बैंचेरी से। ठीक है, एंशियंट इटली में जो भी ट्रेडर्स होते थे ना,
ट्रेडर्स हो गए या फिर मनी एक्सचेंज जो करने वाले होते थे, वो बेंच के पास बैठते थे, बेंच पे बैठते थे और अपने ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करते थे। मैं तुम्हें काफी एक अच्छे इमेज को दिखाता हूँ, एक इमेज से तुम समझ पाओगे। इस इमेज को तुम देखो, यहाँ पे तुम देख रहे हो जो बेंच है ये क्या, एक टेबल है और यहाँ पे एक बेंच लगा हुआ है जहां पे ये सारे क्या है, मनी एक्सचेंज करने वाले बैठे हुए हैं, है ना। क्या यहाँ पे टर्म यूज हुआ कि ट्रेडर्स जो होते थे और मनी एक्सचेंजर्स जो होते थे वो बेंच पे बैठते थे और टेबल्स उनके सामने होता था और वो ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते थे। यहाँ तुम्हें गोल्ड कॉइन के सिक्के दिख रहे हैं, काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, नोट्स यहाँ दिख रहे हैं तुम्हें। तो ये सारे क्या है, ये आम जनता है यहाँ पे। तो ये इमेज काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे उस टाइम पे हिस्ट्री जो तुम देखोगे तो बैंक कुछ इस प्रकार से उस टाइम पे हुआ करता था। वहां पे उस टाइम पे लोग ऐसे बैठते थे और ट्रांजेक्शन्स करते थे। तो उसी को नाम दिया गया था कि बैंची और बैंचेरी। तो हमारा जो बैंक है किससे डिराइव हुआ, बैंची से। दीज बेंचेस, इसको इसी बेंच को हम लोग क्या बोलते थे, बैंची। एंड ओवर द टाइम इसको इवॉल्व किया गया और धीरे धीरे यहाँ पे मनी ट्रांजेक्शन्स फैसिलिटेट किए गए। ठीक है। ग्रीक इन्फ्लुएंस अगर तुम देखो तो यहाँ पे जो अनदर वर्ड है बैंक, ये बैंक्यू वर्ड से डिराइव हुआ जिसका सेम मतलब है, एक टेबल होता है जहां पे मनीज जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है, एक इमेज से तुम दोनों को समझ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने मॉडर्न बैंकिंग एरा की, तो मॉडर्न तो तुम अभी फेमिलियर ही हो कि मॉडर्न बैंकिंग एरा में क्या है, डिजिटल बैंकिंग है, इंटरनेशनल बैंकिंग तुम्हें देखने को मिल रहा है। काफी जो हमारा ट्रांजैक्शन हो गया वो काफी फास्ट हो गया, हम अपने बिल काफी इजीली पे कर पाते हैं, मनी इजीली ट्रांसफर कर पाते हैं। तो ये डिजिटल बैंकिंग के सहायता से हो पाता है। अगर बात करें इंटरनेशनल बैंकिंग की, तो जो तुम क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग करते हो, तुम्हारे अगर कोई फ्रेंड दूसरे देश में बैठे हुए अगर तुम्हें उन्हें पैसे भेजना है, तो ये तुम इंटरनेशनल बैंकिंग या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर इसे हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा बैंकिंग सेक्टर काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना उनके तुम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो। अपने दोस्त जो तुम्हारे फॉरेन में बैठे हुए हैं उसको तुम पैसे नहीं भेज सकते हो। तो डिजिटल बैंकिंग और इंटरनेशनल बैंकिंग एक क्रूशियल एलिमेंट है मॉडर्न बैंकिंग का। ठीक है, चलो अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ बैंकिंग को। यहां पे मैंने तुम्हारे लिए एक माइंड मैप प्रिपेयर किया है, चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ऐसे स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं इसका एक इमेज अच्छे क्वालिटी में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और वहां से तुमसे एक्सेस करना, सो दैट तुम्हें चीजें क्लियर विजिबल होंगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूं जिससे तुम चीजों को समझ पाओ। वैसे इमेज ऑलरेडी ब्लर है, ब्लर तो है इमेज, मैंने सेव भी नहीं किया। चलो ठीक है, यहां से समझते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक। तुम देखो थोड़ा सा क्वालिटी एडजस्ट कर लेना। दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें हमें तुम्हें कुछ चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांटेज। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की अगर बात करें तो इसमें सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। लेकिन अगर बात की जाए ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस की, तो इसमें ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऐसे तुमको फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। सेकेंडरी फंक्शंस की अगर बात की जाए तो इसमें भी तुम्हें दो बाइफर्केशंस देखने को मिलेंगे। पहला आता है एजेंसी फंक्शंस और दूसरा आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। हाँ मुझे मालूम है इमेज थोड़ा तुम्हें दिक्कत क्रिएट कर रहा होगा तुम्हारे लिए, लेकिन बस काम चला लो, इसके बाद मैं तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। मेरे से गलती हो गई, मैंने एचडी क्वालिटी का इमेज ना लगा के थोड़ा कंप्रेस्ड क्वालिटी का इमेज यहाँ पे लगा दिया। चलो देखते हैं, पहला एजेंसी फंक्शन की बात करें तो बैंक जो होता है ना वो किसी के लिए, चाहे कस्टमर हो चाहे आरबीआई, तो सरकार का भी एक एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर कमर्शियल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बैंक्स जो होते हैं वो फंड्स की ट्रांसफर करना, चेक्स को कलेक्ट करना, पीरियोडिक पेमेंट करना, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना, पीरियोडिक कलेक्शंस करना और अदर एजेंसी फंक्शन ये कस्टमर के बिहाफ पे परफॉर्म करते हैं। किसके बिहाफ पे? कस्टमर के बिहाफ पे। तो बैंक जो होता है कस्टमर का क्या होता है? एजेंट होता है। मान लो तुम्हें पैसे ट्रांसफर करने हैं, तुम्हारे बिहाफ पे बैंक कर देगा, तुम उसको वैसे कमांड्स दोगे। चेक कलेक्ट करना है किसी व्यक्ति से, बैंक कर देगा। पीरियोडिक पेमेंट्स करने हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैंक ऑटोमेटिकली तुम्हारा पीरियोडिक पेमेंट करता रहेगा, जैसे जैसे भी हो, वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, जैसा भी हो। तुम्हारे पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, बैंक कर सकता है। पीरियोडिक कलेक्शन करना है पेमेंट्स का, वो भी करेगा। और कुछ अन्य प्रकार के भी एजेंसी फंक्शंस होते हैं जो कि बैंक तुम्हारे बिहाफ पे परफॉर्म करता है। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस की बात करें तो इसमें इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट आएंगे। लॉकर फैसिलिटी तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, तुम्हारे शेयर्स को अंडरराइटिंग बैंक कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करेगा, प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स तैयार करता है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और अदर यूटिलिटी फंक्शंस। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से हमारे बैंक के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसको चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं इमेज तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फंक्शंस को थोड़े से डिटेल में। तो प्राइमरी फंक्शंस की अगर बात करें तो पहला इसमें आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जिसके अंदर तुम्हें टोटल चार चीजें याद रखनी है।
सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब देखो यहाँ पे मैं फंक्शंस ऑफ बैंक पढ़ा रहा हूं, तो सेम टू सेम सारे फंक्शंस कमर्शियल बैंक के भी यही होंगे। कमर्शियल बैंक्स के जो तुम फंक्शंस पढ़ोगे उसमें भी यही फंक्शंस तुम्हें याद रखने। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट जो कि जो एक मिडिल ग्रुप सैलरीड पर्सन ओपन करवाता है, जो कि अपने डेली के सेविंग्स को उसमें मेंटेन करता है। जनरली इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक इसमें तुम्हें प्रोवाइड करती है वो काफी ज्यादा कम होता है। टिपिकली कहूँ तो 4% के अराउंड यहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट देखने को मिलता है, 4%, 6%। हाँ, एफडी पे तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। सेविंग डिपॉजिट जो होता है ना, ये लोगों को इंकरेज करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि आप पैसे सेव करो। इंटरेस्ट जो होते हैं काफी कम होते हैं इसमें। विड्रॉल आप पे डिपेंड करता है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस वैसे तो नहीं है, कुछ बेसिक थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन वो नेग्लिजिबल है। तो इसमें ना के बराबर रेस्ट्रिक्शंस है और जनरली ये सूट किनको करता है, स्टूडेंट्स को या फिर सैलरीड पर्सन को, वेज अर्नर्स को, उनके लिए काफी ज्यादा सूटेबल हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट की, तो ये एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट है जहां पे तुम लमसम में अमाउंट डिपॉजिट करते हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सुना होगा एफडी करवा लेते हैं, एफडी हमने कर रखा है 5 साल का, 10 साल का, 2 साल का, 6 साल का, तो ये एफडी है। तो जब तक मैच्योरिटी यहाँ पे नहीं होगी, वो टाइम पीरियड मैच्योर नहीं होगा, तब तक तुम यहाँ से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ खासियत भी है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो तुम्हें हाई मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट बात करें करंट डिपॉजिट की, तो करंट डिपॉजिट उनके लिए सूटेबल होता है जो कि लार्ज ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, बिजनेसमैन कर रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कर रहे होते हैं। तो प्राइमरली यूज्ड बाय द बिजनेसेस, करंट अकाउंट ऑफर द बेनिफिट्स ऑफ द अनरिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल। ठीक है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है विड्रॉल की, कह सकते हो उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी तुम्हें मिल जाती है। और लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे समझे रेकरिंग डिपॉजिट को, तो यहाँ पे तुम रेकरिंग समझ रहे हो, एक फिक्स्ड इंटरवल पे तुम पैसे चाहो तो डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, विड्रॉल्स तो वैसे एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रेकरिंग बेसिस पे तुम क्या करते हो, डिपॉजिट कर रहे होते हो। तो ये चीज याद रख लेना, ये 4 प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं और ये किसके अंदर आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में। और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या है, प्राइमरी फंक्शन है बैंक्स का। ग्रांटिंग लोन एडवांस की बात करें तो पहला आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कभी कभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, तो बैंक्स क्या करती है, तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप एक सर्टेन अमाउंट तक पैसे आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, सर्टेन लिमिट तक। टिपिकली कहूं तो 20,000 25,000 तक आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, बाद में आपको उसे चुकाना होगा। हाँ, उस पर बैंक तुमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है जितना अमाउंट तुमने विड्रॉ करा है। नेक्स्ट बताओ तो कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या करता है, क्लाइंट्स को अलाउ करता है कि प्री डिटरमाइंड, मिलता जुलता है ओवरड्राफ्ट से लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसमें सैंक्शन लिमिट से आगे तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो। लोन्स का तो तुम्हें पता ही है, लोन्स तुम्हारे शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म्स होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, और लास्ट आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये सारे तुमने 11वीं कक्षा में पढ़ रखा होगा, मुझे नहीं लगता इस पे कुछ तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत है और मुझे ज्यादा इस पे टाइम देने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे तुम समझ पा रहे हो कि सेकेंडरी फंक्शंस दे रखे हैं बैंक्स के, लाइक सबसे पहले एजेंसी फंक्शंस है और दूसरा आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस की बात करें तो बैंक तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिहाफ पे एजेंट बन जाता है, तुम्हारे लिए वो ट्रांसफर करेगा फंड्स का, चेक्स को कलेक्ट करेगा, तुम्हारे पीरियोडिक बिल्स को हैंडल करेगा, मंथली बिल्स पे तुम्हें पे करने हैं, हैंडल कर लेंगे भाई साहब, पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा, पीरियोडिक कलेक्शन करेगा, रेंट कलेक्शन करने हैं, डिविडेंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, और अदर एजेंसीज भी प्रोवाइड करता है। और जनरल में तुम्हें लॉकर फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज का हैंडल करना, यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो बेसिक सी चीजें हैं फंक्शंस में, तुम इतना याद रख लो, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलो अब बात करते हैं यूनिट बैंकिंग सिस्टम की। यूनिट बैंकिंग तुम नाम से समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एक स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, मतलब कहना हम कह सकते हैं कि एक अकेला यहाँ व्यक्ति खड़ा है, एक अकेला बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ पे एक अलग से कोई उसके ब्रांचेस नहीं है, यूनिट, एक यूनिट। यूनिट बैंकिंग सिस्टम क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय द बैंक्स जो कि इंडिपेंडेंट ऑपरेट करते हैं, किसी पे वो डिपेंड नहीं होते। इनके लिए एक वर्ड बहुत ही पॉपुलर यूज किया जाता है, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, जो कि अकेले खड़े रहते हैं। These banks do not have a multiple branches and serve a specific local area, किसी एक स्पेसिफिक रीजन को ही सर्व करते हैं। Each bank in the unit system is a self-sufficient with its own management, खुद के पॉलिसीज होते हैं, खुद के ऑपरेशंस उनके होते हैं। They are usually more localized and tailored, जो कि नीड्स को क्या करते हैं, मीट करते हैं, कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, जो उन्हें सर्व कर रहे होते हैं। तो समझ गए यूनिट क्या है, जो कि अकेला खड़ा हो। बैंक के जो यूनिट्स होते हैं वो अकेले होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। फीचर्स की बात करें तो इनकी जो ऑपरेशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, सिंगल यूनिट एंटिटी होती है, कोई भी इनके ब्रांचेस नहीं होते, कोई भी इनके एक्सटेंशंस नहीं होते, मतलब
ये सोलली रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए? बिल्कुल सही। जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे, मनी को जब लेंड करना हो, अदर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना हो, क्या ये सारे काम खुद से करेंगे? आंसर इज यस। दूसरा पॉइंट, लोकलाइज्ड फोकस। लोकलाइज्ड फोकस क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक रीजन को ही सर्व करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया को ही सर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, एक अकेला आदमी ज्यादा फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकता है, वो एक लिमिटेड रीच तक ही अपनी चीजों को पहुंचा पाता है। कह सकते हो एक लिमिटेड कस्टमर्स तक ही वो चीजों को हैंडल करके रखता है, भले ही उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन होती है उतने से उसको अकेले जाती है। लोकलाइज्ड फोकस यही कहने का है कि एक स्पेसिफिक एरिया में वो सर्व करेगा, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है अपने लोकल इकोनॉमी का, अपने कस्टमर्स का, उनके नीड्स का और उनके मार्केट कंडीशंस का। कैपिटल बेस भी होगा, काफी कम होगा, छोटा कैपिटल बेस इनका रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर लार्ज ब्रांच्ड बैंक्स। आगे समझेंगे हम लोग यहाँ पे ब्रांच्ड बैंक को। इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ऑटोनोमस होती है, मतलब ये अपने डिसीजंस, चाहे वो लोन को अप्रूव करना हो, इंटरेस्ट रेट या फिर सर्विस, ये इंडिपेंडेंटली करते हैं, किसी अदर ब्रांच पे, किसी अदर इंस्टीट्यूट पे ये डिपेंड नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है सर, रिस्क भी ज्यादा होगा। बिल्कुल यार, रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन जो होगी रिस्क की, वो टोटल जो लोकल इकोनॉमी की होगी वो अकेले उस यूनिट बैंक पे ही जाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे तुम ले सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे यूनिट बैंक्स थे बिफोर द इमरजेंस ऑफ लार्ज बैंकिंग नेटवर्क्स। सम रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज में ऑल्सो हैव अ स्मॉलर इंडिपेंडेंट एंड यूनिट बैंक्स। समझ गए इस चीज को? यूनिट बैंकिंग के कंसेप्ट आई होप तुम्हें क्लियर हुए होंगे। चलो अब बात कर लेते हैं ब्रांच बैंकिंग सिस्टम के। नाम से समझ आ रहा है सर, मतलब कहना क्या चाह रहे हो, बहुत सारे ब्रांच होंगे? बिल्कुल हाँ। ब्रांच बैंकिंग सिस्टम ऐसी बैंकिंग मॉडल है जहां पे सेंट्रल बैंक्स जो होती है वो ऑपरेट करती है एक नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस के माध्यम से, और वो डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन्स में उसका फैलाव होता है, चाहे वो नेशनली देख लो या फिर इंटरनेशनली देख लो। ईच ब्रांच फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ द मेन बैंक, but it is managed centrally to ensure consistency in the operation and services. This system allows bank have to broader reach and provide service to a larger population while maintaining the advantage of central management. समझते हैं थोड़ा आराम से प्यार से इसको। सेंट्रल होंगे, सेंट्रल फंक्शन होगा, इसके डिफरेंट ब्रांचेस होंगे, है ना? ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, डी। अब जाहिर सी बात है सर, इतने अगर ब्रांचेस हैं तो इनका जो ऑपरेशन का रेंज होगा वो भी काफी वाइड होगा, वाइड रेंज ऑफ इनका रीच होगा। जाहिर सी बात है लोकली नहीं, ये मल्टीपल एरियाज, नेशनली तो पहुंचेंगे ही सर, नेशनली और इंटरनेशनली भी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो और सर्विसेज भी सर ज्यादा होंगी, सर्विसेज भी सर ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही, सर्विसेज भी ज्यादा होना चाहिए। राइटिंग स्पेलिंग गलत हो गया ना? सर्विसेज भी सर ज्यादा होंगी, बिल्कुल यार, सर्विसेज भी तुम्हें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाएंगी ऐसे बैंक्स के। तो ये चीज समझ लेना है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। वाइड एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा सर, ज्यादा बैंक तक पहुंच पाएंगे। लार्ज बैंक जैसे HSBC, वेल्थ फ्रैगो, ये क्या, इनका ग्लोबल प्रेजेंस है ऐसे बैंक्स का। इनके ब्रांच जो है वो मल्टीपल कंट्रीज में है। ब्रॉड अरे को, ब्रॉड क्लाइंट्स को सर्च ये करते हैं और उनके सर्विसेज को मीट आउट करते हैं, उनके नीड्स को मीट आउट करते हैं। मैनेजमेंट जो होती है ये कैसी होती है, इनकी सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है। हर ब्रांच जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, लेकिन इनका जो ओवरऑल होता है पकड़ एक सेंट्रल अथॉरिटी का यहाँ पे होता है। सेंट्रल मैनेजमेंट यहाँ पे तुम्हें बैठने को देखने को मिल जाती है। रिसोर्स शेयरिंग करती है, रिसोर्स शेयर होते हैं फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। अगर किसी एक ब्रांच को रिसोर्स की कमी पड़ जाती है तो दूसरा ब्रांच वहां पे खड़ा होता है और कहता है मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच को लिक्विडिटी फेस करनी पड़ रही है, लिक्विडिटी के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो क्या कर सकती है, एडिशनल कैपिटल रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल ऑफिस से या फिर अपने अदर ब्रांच से, जिससे कि वो अपने ऑपरेशन को बहुत ही इजिली परफॉर्म कर पाए। तो ये किसके फीचर हो जाते हैं हमारे, किसके हो जाते हैं, ब्रांच बैंकिंग के। चलो अब तुम देखना है यूनिट बैंकिंग वर्सेस ब्रांच बैंकिंग। इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट्स की बात करें तो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है, मैनेजमेंट है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, देख सकते हैं रिस्क है, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड सर्विसेज रेंज है। यूनिट बैंकिंग का सर एरिया ऑफ ऑपरेशन लोकल होता है, आपने बताया था। ब्रांच का सर वाइड होता है, नेशन पर तो परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल फंक्शंस भी, इंटरनेशनल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करें मैनेजमेंट में, यूनिट बैंकिंग में तो इनका इंडिपेंडेंट होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, लेकिन ब्रांच बैंकिंग में यहाँ पे सेंट्रलाइज होता है।
यूनिट बैंकिंग में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन ब्रांच बैंकिंग में अवेंडेंट मात्रा में होती है। रिस्क भी सर यूनिट बैंकिंग में लोकलाइज्ड होगा, ब्रांच में डाइवर्सिफाइड होगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यूनिट बैंकिंग में काफी कम होगी, ब्रांच बैंकिंग में काफी ज्यादा होगी। सर्विसेज की बात करें तो लिमिटेड सर्विसेज यहां तुम्हें देखने को मिलेंगे, ब्रांच बैंकिंग में ज्यादा सर्विसेज तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो ये डिफरेंस चार्ट याद रख लेना यूनिट एंड ब्रांच बैंकिंग की। चलो एक कंसेप्ट और इसमें हम लोग देख लेते हैं, मिक्स्ड बैंकिंग। मिक्स्ड बैंकिंग का कंसेप्ट अगर तुम्हें समझना है तो आसान भाषा में तुम समझो, इसमें यहां पे एक ऐसा सिस्टम है जो कि बोथ कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करता है एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे। मतलब दोनों फंक्शंस तुम्हें यहां पे देखने को मिल जाएंगे। ये एक हाइब्रिड मॉडल है ना, क्या है, एक हाइब्रिड मॉडल है। ये एक हाइब्रिड मॉडल है जो कि ऑफर करता है आपको वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, चाहे वो ट्रेडिशनल बैंकिंग ले लो लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोन्स बनाना, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज जैसे कि अंडरराइटिंग सिक्योरिटी, एसेट मैनेज करना और भी अन्य प्रकार के फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। तो ये मिक्स बैंकिंग का बेसिक कंसेप्ट है। इस सिस्टम में बैंक्स जो होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं किसी एक टाइप के ऑपरेशन में, जैसे सिर्फ रिटेल बैंकिंग कह लो, इसमें एक से अधिक तक ये लिमिटेड होते हैं, बट रादर देन कंबाइंस वेरियर फाइनेंशियल फंक्शंस। ये एक ऐसा मॉडल है जो कि एडवांटेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स जो है ना बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। डाइवर्सिफाइड सर्विस होगा, सर बता दिया, इसे हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं हम। क्यों हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं? क्योंकि इसमें आपको बेसिक फंक्शंस तो मिलेंगे लाइक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन्स प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी सर्विसेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जाहिर सी बात है सर्विसेज अगर डाइवर्सिफाइड है तो रेवेन्यू के स्ट्रीम्स जो होंगे वो भी मल्टीपल होंगे, अलग अलग सोर्स से आपको रेवेन्यूज देखने को मिल रहे होंगे। रिस्क मैनेजमेंट भी सर इनहैंस्ड होगा, अच्छे तरीके से आप रिस्क को मैनेज कर रहे होगे। और अगर लास्ट हम लोग यहाँ पे देखते हुए समझे, आ गया रेगुलेटरी ओवरसाइट की अगर बात करें तो जो भी बैंक्स मिक्स बैंकिंग के अंदर आते हैं उनको कंप्रेहेंसिव रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। उनको कमर्शियल बैंक के नॉर्म्स को तो फॉलो करना ही है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज के नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ता है। रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि SEC, फुल फॉर्म की बात की जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इन्वेस्टमेंट के लिए है, और सेंट्रल बैंक जो है वो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के लिए या फिर कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो इन दोनों के नॉर्म्स को सेटिस्फाई करना होता है, और ये दोनों रेगुलेटरी बॉडी होते हैं मिक्स बैंकिंग सिस्टम के। तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सर, बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे हम यहाँ पे, वेरियस बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स कह लो, RBI के बारे में समझेंगे, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और भी जितने टाइप्स के बैंक होते हैं उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। देख लो मैंने PPTs वगैरह रेडी कर रखा है। SBI के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। SBI इज बेसिकली कमर्शियल बैंक, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे SBI का। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही बने रहो सारे लेक्चर्स में और कंप्लीट करते रहो अपने प्रिपरेशन को। और प्रिपरेशन को अगर आसान बनाना है तो कंप्लीट बैच से जुड़ो और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। सारी क्लासेस यूट्यूब पे प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ लिमिटेड क्लासेस ही तुम्हें मिलेंगी। तो अगर तुम्हें एक बेहतरीन लेवल पे प्रिपेयर करना है, वीडियो लेक्चर से ऊपर उठ के टेस्ट सीरीज से प्रिपेयर करना है, नोट्स तुम्हें चाहिए, डाउट्स तुम्हारे सॉल्व होते रहे, व्हाट्सएप ग्रुप्स तुम्हें चाहिए, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो इसे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का है, वहां पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा। सो एंड करते हैं अपने आज के क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।